किस्से का हिस्सा सीजन 5 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जो किस्सा हम आपको सुनाने जा रहे हैं कोई गलत मिजाज का किस्सा है और इस किस्से का नाम है सेक्टर 17। तो चलिए सुनिए किस्सा और बनिए किस्से का हिस्सा। इससे पहले कि किस्से के सफर की शुरुआत की जाए, चलिए सफर की दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुन्क़लिबून। अक्सर जो हमारे मुस्लिम फ्रेंड हैं, हमने उन्हें देखा है कि गाड़ी में बैठते सफर की शुरुआत करते समय वो इस दुआ को पढ़ते हैं, जिससे सफर आसानी से और पूरी एहतियात के साथ कट जाता है। आज का ये किस्सा हमारे एक साथी हमजा का किस्सा है। हमजा हमारे साथ हैट्रिक में दिलचस्प आदमी है, तो जाहिर है कि किस्सा भी दिलचस्प हो। अक्सर जब हम फ्रेंड्स के साथ कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो लोकेशन के साथ साथ हम इस बात का भी ड्यान रखते हैं कि वो हमारा जो सफर या प्रोग्राम है कितने दिनों का। और आप हमारी इस बात पे गौर कर लीजिए कि जितने भी शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोग्राम बनते हैं वो सबसे एक्साइटिंग होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम फिर हर मिनट, हर घंटे, हर पल का पूरा मजा लेते हैं, क्योंकि हमें मालूम रहता है कि समय कम है और जितना भी समय है इसी में सब कुछ कर लिया जाए। दूसरा, यार दोस्तों के प्रोग्राम के बीच में पैसा तो आ ही जाता, और अक्सर शुरुआती दौर में पैसे कुछ इतने ज्यादा होते नहीं, तो हम चाहते हैं कि जो भी किया जाए जल्दी से कर लिया जाए और कम से कम पैसे में कर लिया जाए, ताकि भरपूर मजा भी आए, लेकिन बजट के अंदर है हमारे साथ। तो कुछ ऐसा ही प्लान हमजा का अपने साथियों के साथ बना। और अगर साथियों की बात करें तो हमजा के साथ फरदीन, वाजिद, यासिर के साथ साथ पीयूष और अमित भी शामिल थे। अब चूंकि कुल मिला के ये 6 लोग थे तो उन्हें एक बड़ी गाड़ी की जरूरत थी। तो इन लोगों ने फटाफट उपाय प्लानिंग किया और एक अर्टिगा गाड़ी बुक की। जान पहचान में कोई आदमी था जो इस तरह की गाड़ियां किराए पे दिया करता था बाहर जाने के लिए। ये सबसे पहले प्लान जो उन लोगों ने बनाया घूमने का, वो शिमला का बना। दिल्ली में रहने वाले ये सभी लोग बहुत दिनों से इस कोशिश में थे कि हिल स्टेशन पर जाया जाए। और अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो एक तरफ मसूरी या उत्तराखंड की पहाड़ियां, तो दूसरी तरफ हिमाचल, और हिमाचल में सबसे करीबी और सबसे पॉपुलर हिल स्टेशन शिमला ही है। तो ऐसे में सर्दियों से कुछ पहले इन लोगों का प्लान बना कि चलिए शिमला घुमाएं। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ज्यादा समय और पैसे पिन, तो सोचा चलिए ऐसा करते हैं कि 1 या 2 दिन के लिए शिमला जाए। अर्टिगा गाड़ी जिसके ड्राइवर साहब शायद कोई सुरेश बाबू रहे होंगे, तो सुरेश के साथ ये सब लोग अर्टिगा में बैठ शिमला की ओर कूच कर गए। इनमें से काफी सारे लोग ऐसे थे जो शिमला शायद पहली बार गए थे, तो ऐसे में शिमला जाकर खूब मस्ती भी हुई। और अगर आप पहली बार शिमला जा रहे हैं और पहली बार पहाड़ियों से आपका तारुफ हो रहा है, तो आपका मजा दुगना भी हो जाएगा।
एक तो मौसम बहुत सुहावना रहता है और दूसरी तरफ पहाड़। तो ऐसे में आप चाहते हैं कि सब और पहाड़ियों को घूम लिया जाए, तो हमजा और साथियों ने भी ऐसा ही किया। कैसे शिमला पहुंचकर एक दिन खत्म हुआ, इनको वो समझ ही नहीं आया। हालांकि मन तो बहुत था कि शिमला में कुछ और समय गुजारा जाए, ईद मैदान से लेके माल रोड पर मस्ती की जाए, और फिर लगा कि चलिए देखा जाएगा, अगली बार फिर कहीं प्रोग्राम बनाया जाएगा, शिमला वापस आ जाएगा, अब निकला जाए। दूसरी दिक्कत ये थी कि अगर वो अगले दिन भी शिमला में रुकने की बात करते तो फिर होटल का किराया उस दिन का भी लगता। तो ऐसे में हमजा और उसके सब साथियों ने सोचा कि चलिए शिमला से पूछ करते हैं। अब शिमला से निकलते समय इन लोगों को करीब 11 साढ़े 11 बज गए। तो इन लोगों ने सोचा कि ऐसा करते हैं कि दिल्ली तो पहुंचा जाएगा, पर दिल्ली पहुंचने से पहले बीच में चंडीगढ़ आता, तो क्यों ना चंडीगढ़ भी घूम लिया जाए। अगर आपके लिए शिमला नया है और चंडीगढ़ नया है, तो ये दो शहर ऐसे हैं जो हमेशा चर्चा में रहती हैं। हिल स्टेशन होने के साथ साथ इन दोनों शहरों में बहुत सी दूसरी खूबियां भी हैं। अगर आप चंडीगढ़ की बात किया जाए तो चंडीगढ़ ना सिर्फ एक खूबसूरत सिटी है, बल्कि चंडीगढ़ को एफिशिएंट प्लानिंग के साथ भी जोड़कर देखा जाता है। अगर आप इस बात से वाकिफ नहीं हैं, तो ये बता दिया जाए कि एक स्विस फ्रेंच आर्किटेक्ट थे ले कॉर्बुसियर, जिन्होंने चंडीगढ़ को डिजाइन किया। और चंडीगढ़ का डिजाइन कुछ ऐसा है कि सभी सेक्टर्स एक तरह के दिखाई देते हैं। बहुत ही साफ सुथरा शहर है, आपको किसी भी तरह की इलीगल कंस्ट्रक्शन करने का मौका वहां नहीं मिलता। तो ऐसे में आप जब शहर के अंदर जाते हैं तो आपको लगता है कि सब तक एक तरह की इमारतें हैं, और क्योंकि ये बहुत साफ सुथरा है तो आपको चंडीगढ़ में जाकर काफी अच्छा अनुभव भी होता है। तो ऐसे में हमजा और सभी साथियों ने सोचा कि चलिए एक पंथ दो काज, घूमने आए थे शिमला, चंडीगढ़ का भी स्वाद ले लिया जाए। दूसरी बात यह है कि चंडीगढ़ रास्ते में आता है जब आप शिमला से दिल्ली की ओर आते हैं, और दूसरा शिमला से चंडीगढ़ पहुंचने में अगर आप मॉडरेट स्पीड से भी आते हैं तो 2 घंटे 2.5 घंटे का समय लगता है। तो ऐसे में 6 दोस्तों को लगा कि चलिए लंच के समय तक चंडीगढ़ पहुंचा जाए, चंडीगढ़ घूमा जाए, और फिर घूमते फिरते लंच करते दिल्ली की ओर कूच किया जाए। और दिल्ली अपना शहर है, रात बेरात भी पहुंचेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यही सब सोचते हुए अर्टिगा ले हमजा और हमजा के साथी चंडीगढ़ की ओर चल पड़े। चंडीगढ़ शहर की खूबियां जहां हम सब लोग जानते हैं, या ज्यादातर लोग जानते हैं, वो ये भी जानते हैं कि चंडीगढ़ में ट्रैफिक और ट्रैफिक के डिसिप्लिन को लेके काफी स्ट्रिक्टनेस है। खास तौर पर अगर आपकी गाड़ी का नंबर चंडीगढ़ का या पंजाब का नंबर नहीं, तो फिर अक्सर ये देखा गया है कि आपकी गाड़ी को ट्रैफिक पुलिस वाले रोकेंगे जरूर। चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है, पंजाब के साथ हरियाणा की कैपिटल भी है। तो ऐसे में पुलिस और दूसरी तैयारियां पूरी रहती हैं कानून व्यवस्था को लेकर। और अगर आपकी गाड़ी का नंबर दिल्ली का या किसी दूसरे प्रांत का है, तो बहुत से मौकों पर आपको रोका भी जाता है। हमजा और हमजा के साथी जहां चंडीगढ़ और चंडीगढ़ की दूसरी खूबियों को लेकर तो जानकार थे, ट्रैफिक के नियमों को लेकर उनकी जानकारी कम थी। अर्टिगा गाड़ी में बैठकर 6 साथी जब चंडीगढ़ पहुंचे तो इनको इस बात का ज्ञान नहीं था कि चंडीगढ़ में आप 6 सवारियां बिठा किसी कमर्शियल व्हीकल में नहीं आ सकते अगर उस गाड़ी की कैपेसिटी उतनी नहीं। हालांकि सुरेश बाबू ड्राइवर साहब को इस बात का मालूम था, पर कैब ड्राइवर्स या कैब के मालिक अक्सर इस बात को अनदेखा कर देते हैं। और इनिशियल प्लानिंग में हमजा या हमजा के साथियों ने ना तो कैब ड्राइवर को ना ही कैब के मालिक को ये बताया था कि मन बदलेगा तो शिमला के बाद चंडीगढ़ की सैर भी होगी। ऐसे में जब हमजा के साथियों ने ड्राइवर को ये बताया कि हम चंडीगढ़ भी जा रहे हैं, तो हालांकि उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं था, उसने कहा ठीक
चंडीगढ़ भी चलेंगे, पर कहीं ना कहीं उसके मन में थोड़ा सा डर था कि अगर ट्रैफिक पुलिस द्वारा रोका जाएगा तो चालान की संभावना है। फिर भी हमजा और हमजा के साथियों का सेक्टर 17 का लोग, क्योंकि सेक्टर 17 वो जगह है चंडीगढ़ की जिसे सब लोग जानते हैं और अक्सर चंडीगढ़ जाने वाले लोग सेक्टर 17 घूमना पसंद करते हैं। एक हाई स्ट्रीट मार्केट की तरह है, लेकिन काफी चहल पहल रहती, और आप कहें कि चंडीगढ़ का ये दिल है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो हमजा और उसके साथियों को तो मोह था चंडीगढ़ और सेक्टर 17 की चहल पहल देखने का। कहीं ना कहीं ड्राइवर के मन में थोड़ा डर था, पर सब बातों को दरकिनार कर अब ये लोग चंडीगढ़ की तरफ कूच कर गए। चंडीगढ़ में आप अगर देखें तो मध्य मार्ग, जनमार्ग, दक्षिण मार्ग, इस तरह की सीधी सड़कें हैं जो आपको पूरे के पूरे चंडीगढ़ में फैली हुई दिखाई देती हैं। और अक्सर बाहर से आने वाले लोग चंडीगढ़ आके ड्राइविंग करते हुए कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं क्योंकि सब कुछ एक समान दिखाई देता है। उस समय गूगल मैप देखने का कोई इतना ज्यादा चलन था नहीं। ऐसे में अक्सर लोग अपनी गट फील पर या लोगों से पूछ पाछ कर किसी भी जगह पहुंच जाया करते थे। इन लोगों ने भी शिमला से आते हुए चंडीगढ़ में प्रवेश किया और फिर एक आध आसपास के लोगों से पूछकर ये सेक्टर 17 की ओर चल पड़े। चंडीगढ़ में बड़े बड़े चौराहे हैं और अक्सर आप देखेंगे कि उन चौराहों पे पुलिस या ट्रैफिक पुलिस बड़ी मुस्तैदी के साथ खड़ी रहती है। तो ऐसे में जैसे ही ये एक चौराहे पर पहुंचे, एक ट्रैफिक पुलिस वाले ने इन्हें हाथ कर रुकने का इशारा किया। अगर हमजा की बात पर विश्वास करें तो पुलिस वाला एक सफेद रंग की बोलेरो कार में था। जैसे ही ट्रैफिक पुलिस वाले ने रुकने का इशारा किया, बाकी के 6 साथियों को तो कोई खास फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उनकी नजर में तो वो इस शहर में घूमने आए थे और उन्होंने किसी तरह का ट्रैफिक वायलेशन किया नहीं था। लेकिन ड्राइवर समझ गया कि अगर अब पुलिस वाले ने उसे रोका तो 5 की जगह 6 सवारियां बिठाने का जो अपराध है उसमें मोटा फाइन होने वाला। हालांकि पुलिस वाले के इशारे के बाद उसने गाड़ी को धीमा तो किया, लेकिन इससे पहले कि पुलिस वाला आकर कुछ पूछताछ करता या हमजा या उसके साथी गाड़ी से बाहर निकलते या पुलिस से कुछ बात करने की कोशिश करते, सुरेश बाबू ने गाड़ी को दौड़ा दिया। एक अपराध जो 5 की जगह 6 सवारियां बिठाने का था, उस पर दूसरा अपराध अब पुलिस के इशारे को ना मान, गाड़ी ना रोक, गाड़ी भगा देने का। अक्सर आप जब अपने शहर में होते हैं, जब आप अपने शहर की गलियों को, रास्तों को पहचानते हैं, तो आप इस तरह का जोखिम उठा लेते हैं। आपको लगता है कि आप किसी भी गली, किसी भी नुक्कड़ के किसी चौराहे पे जा गुम हो जाएंगे। नए शहर में जहां सब कुछ एक समान दिखाई दे रहा था, ड्राइवर का इस तरह भागना किसी भी तरीके से एक सेंसिबल मूव नहीं था। पर फिर इन लोगों को लगा कि चलिए आम बात है, ट्रैफिक पुलिस वाले ने रोका, हम नहीं रुके, क्या बड़ी बात है। ये बड़ी बात होती भी नहीं अगर मुस्तैद पुलिस वाला बोलेरो को ले इनके पीछे ना आ जाता। जैसे ही ड्राइव करके ये थोड़ा आगे बढ़े, इन्होंने रियर व्यू मिरर और साइड मिरर में देखा कि बड़ी तेजी के साथ सरदार इंस्पेक्टर साहब, ट्रैफिक इंस्पेक्टर साहब अपनी बोलेरो में शान से बैठ इनके पीछे हो लिए। हमजा को लगा कि सुरेश बाबू का जो कॉन्फिडेंस है वो कुछ ऐसा नजर आ रहा है कि शायद पूरा का पूरा चंडीगढ़ इन्हें मुंह ज़बानी आता। लेकिन जब ड्राइवर साहब ने हमजा से ही ये पूछना शुरू किया, जो उनके बगल में बैठे थे अगली सीट पर, कि अब कहाँ जाऊं, तो हमजा को लगा कि मुश्किल अब बढ़ गई। 6 लोग एक गाड़ी में,
पुलिस वाले के इशारा देने पे जब नहीं रुकते तो बहुत सी दूसरी बातों का अंदेशा हो जाता है। ऐसा लगता है कि शायद ये 5-6 लोग कोई गलत काम कर भाग रहे हैं, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस का रोकना और किसी भी तरीके की ट्रैफिक वायलेशन कोई बहुत बड़ा जुर्म नहीं है। पर अब वो जिस स्थिति में थे उस स्थिति में उनके लिए काफी बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। शहर अनजान, रास्ता अनजान और पीछे बलीरों में सवार ट्रैफिक में इंस्पेक्टर साहब। हालांकि सुरेश बाबू को भी समझ नहीं आ रहा था क्या करें, पर शायद उनके जहन में ये बात थी कि बहुत मोटा फाइन लगने वाला है और शायद उनके मालिक इसको लेकर या तो उनकी सैलरी काटेंगे या बहुत डांट लगेगी उनकी, इसलिए वो गाड़ी भगाए चले जाओ। अब ये 6 के 6 दोस्त भी काफी चिंता में आ गए। इन्हें लगा ये तो बिना बुलाए मुसीबत गले आ पड़ी है और इनके पास अब कोई चारा भी नहीं था। पूरी की पूरी कमान सुरेश बाबू के हाथ में थी, जिनका हाथ स्टीयरिंग पर। गाड़ी चंडीगढ़ की सड़कों पे दौड़ी जा रही थी। आपको यहाँ ये भी बता दें कि चंडीगढ़ में ड्राइविंग स्पीड को लेकर भी काफी कानून है। तो एक के बाद एक लगातार जुर्म में एडिशन होती जा रही। 6 लोगों का बैठना, इशारे पर ना रोकना, गाड़ी को भगा देना और अब ट्रैफिक स्पीड का वायलेशन। 6 के 6 लोगों को ये लगने लगा था कि अगर अभी गाड़ी बलीरों ने पकड़ लिया तो दिल्ली दूर शायद आज चंडीगढ़ की किसी हवालात में लंच और लेना। फिर भी जिस स्थिति में ये थे इनके पास कोई और चारा था नहीं। ये सीधे सीधे सड़कों पर हर एक राउंड अबाउट से हुए चलते हुए दौड़े चले जा रहे। जब पैनिक आ जाता है तो हर कोई अपनी राय देने लगता है। ऐसे में आपस में 5-6 दोस्त भी ये विचार विमर्श करने लगे और सबका ओपिनियन अलग अलग था। कोई दाएं जाने को बोल रहा था, कोई बाएं जाने को बोल रहा था, कोई बोल रहा था गली में लेने। लेकिन चंडीगढ़ ऐसा शहर है नहीं। चंडीगढ़ में खुली खुली सड़कें हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया सिमेट्रिकल है, तो सब कुछ एक समान दिखाई देता है। अब इन लोगों का एकमात्र लक्ष्य ये था कि किसी तरह ये पुलिस की उस बलीरो जीप को किसी तरह गच्चा दें और कहीं जाके छुप जाएं, ताकि कम से कम एक आफत कम हो और उसके बाद फिर ढूंढा जाए कि कैसे यहां से बाहर निकलना है। सेक्टर 17 जाएंगे, चंडीगढ़ का स्वाद उठाएंगे, अब एक सिरे से इनके दिमाग से उतर चुका था। पुलिस की गाड़ी लगातार इनकी गाड़ी के करीब आती जा रही थी और सीधा सा मतलब इस बात का ये था कि पुलिस वाला उस पूरे रास्ते से वाकिफ था, जबकि इनके जहन में चंडीगढ़ को लेकर कोई जानकारी नहीं। ऐसे में पैनिक से पूरी तरह से भरा हुआ ड्राइवर जब अगले चौराहे पर पहुंचा तो उसने सोचा कि वो लेफ्ट लेकर एक लेन के अंदर चला जाए, इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता। दूसरी तरफ से आ रही गाड़ी ठीक इनकी गाड़ी से बुरी तरह से टकरा गई। साइड वाइज जो गाड़ी की टक्कर हुई उससे इनकी अर्टिगा भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त तो हुई, दूसरी गाड़ी को भी काफी नुकसान पहुंचा। लेकिन मौका यहां भी रुकने का नहीं था। हालांकि ऐसे मौकों पर जब एक्सीडेंट हो जाता है आप गाड़ी रोककर ये देखते हैं कि आपकी गाड़ी की कितनी क्षति हुई है या दूसरी गाड़ी को कितना नुकसान पहुंचा है, लेकिन इन सब के दिमाग में केवल एक ही बात थी कि अगर यहां भी रुक गए तो पीछे से जो इंस्पेक्टर साहब आ रहे हैं अब तो शायद गोली मार गए। डर आपके जहन पर पूरी तरह काबू कर लेता है। 6 लोग और सुरेश बाबू के साथ भी ऐसा ही हो रहा। आमतौर पे वो रुककर हालात को देखते, ये भी देखते कि गाड़ी में कितना नुकसान हुआ है, पर ये सरपट गाड़ी को दौड़ाते रहे। स्थिति अब भयावह हो चुकी थी। एक के बाद एक इन्होंने ट्रैफिक वायलेशन भी किया और अब तो एक बड़ा एक्सीडेंट भी कर दिया। ऐसे में जो शायद 500,000 रुपए का चालान होता या 2,000 रुपए का चालान होता,
अब वो गाड़ी का नुकसान उससे कहीं ज्यादा होगा। पर इन सब बातों पर इस तरह के अरिथमेटिक्स या मैथमेटिक्स या कैलकुलेशन करने का समय किसी के पास था ही नहीं। ये गाड़ी दौड़ाते चले जा रहे थे और पुलिस वाला लगातार इनके करीब आता चला जा रहा था। गौरतलब बात यहाँ ये है कि एक्सीडेंट के बाद सड़क पर बाकी गाड़ियां तो रुकी, लेकिन सुरेश बाबू की गाड़ी नहीं रुकी और इंस्पेक्टर की बलेरो भी नहीं रुकी। किसी भी फिल्मी चेज की तरह ये अब लगातार एक्साइटिंग चेज होती जा रही है। अभी दोनों गाड़ियों के बीच कुछ फासला था और शायद यही एक उम्मीद थी कि शायद थक के ट्रैफिक पुलिस वाला अपनी गाड़ी को रोक दे या मन बदल दे, या इन्हें मौका मिल जाए किसी तरह से चकमा देने का पुलिस वाले की गाड़ी को। ऐसे में पीयूष को अपने सामने एक जगह पर एक मेला दिखाई दिया। अक्सर इस तरह के शहरों में, छोटे शहरों में आप देखेंगे कि सेक्टर्स के बीच में छोटी मार्केट लगती हैं और उन्हीं मार्केट्स के बीच में कई बार किसी तरह के मेले का आयोजन होता है। आमतौर पे त्योहारों के आसपास, दिवाली से पहले या रामलीला के दौरान या दशहरे के दौरान इस तरह के मेले लगते हैं और उन मेलों में काफ़ी भीड़ भाड़ भी रहती है। अब चूंकि चंडीगढ़ काफ़ी सिस्टमैटिक है तो कहाँ पर मेला लगेगा ये भी पहले से ही निश्चित किया गया है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी तंबू बांध कर मेला लगा। तो इन्हें दिखाई दिया कि एक सामने सड़क के दूसरी तरफ एक विशाल मेले का आयोजन हुआ है और कतार में काफी सारी गाड़ियां दिख रही। इनके पास केवल कुछ क्षण भर थे ये सोचने का और डिसीजन लेने का कि क्या मेले में जाया जाए। ऐसे में इन्हें और कुछ नहीं सूझा और इन्होंने सब ने एक मत होकर कहा कि चलिए मेले में चलते हैं, गाड़ी को छोड़ते हैं, खुद को बचाते हैं। इनकी तकदीर शायद अच्छी थी। जैसे ही ये मेले वाले ग्राउंड पर पहुंचे, एक तरफ एक कतार में बहुत सी गाड़ियां खड़ी थी और उन गाड़ियों के ठीक बीच एक ऐसी जगह थी जहां पर एक दूसरी गाड़ी लगाई जा सकती थी। ड्राइवर ने अपनी कुशलता का पूरा प्रमाण देते हुए सलीके के साथ गाड़ियों के बीच अर्टिगा पार्क कर दी और जितनी तेजी के साथ ड्राइवर ने गाड़ी वहां पार्क की, उससे भी दुगनी तेजी से ये सब लोग गाड़ी से बाहर निकले और मेले में गुम हो गए। इनका प्रयास यही था कि गाड़ी पकड़ी जाए तो पकड़ी जाए, नहीं क्या लेना देना, सुरेश बाबू संभाल, कम से कम हम खुद को बचाएं। गाड़ी के अंदर हमारा सामान है, देखा जाएगा। लेकिन अगर अभी हम इस ट्रैफिक पुलिस वाले के हाथ लग गए तो सिरे से पिटाई होने का भी चांस है, क्योंकि वो काफी देर से हमारे पीछे लगा हुआ है और हम एक के बाद एक ट्रैफिक वायलेशन कर रहे हैं। पुलिस वाला ये भी नहीं पूछेगा कि आप लोगों में से गाड़ी चला कौन रहा, पहले वो अच्छी तरह कंपेयर करेगा और उसके बाद पता लगाया जाएगा कि ड्राइवर कौन। बहरहाल ये सब लोग मेले में थे, लेकिन एक चोर नजर से लगातार अपनी गाड़ी की तरफ देख रहे थे। कुछ देर के बाद ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर भी बलीरो ले मेले में आ गया। हालांकि वो गाड़ी का बहुत देर से पीछा कर रहा था, पर क्योंकि सब कुछ इतना जल्दी हो रहा था कि शायद ना तो पुलिस वाले के पास गाड़ी का नंबर था और ना शायद वो इन सबको पहचानता था। ऐसे में उसने अपनी गाड़ी रोकी तो जरूर, और उसे शायद अर्टिगा उन सबके बीच दिखाई नहीं दी, या दिखाई दी भी तो शायद उसने गौर नहीं किया कि वो गाड़ी कौन थी। ये बात इसलिए भी जाहिर होती है क्योंकि अगर उसके पास नंबर होता या वो नंबर रिकॉल कर पाता तो वो शायद फ्लैश कर अपने दूसरे साथियों को या दूसरे अपने सहकर्मियों को ये बात बताता और शायद वो किसी भी जगह इनको रोकने की कोशिश करते। लेकिन इस लंबी चेज में सिर्फ वो बलीरो पे पुलिस वाला ही था जो उनके पीछे पीछे आ रहा था। तो बहुत देर पुलिस वाला इनका इंतजार किया, उसने ढूंढता रहा, कोशिश की कि शायद इन्हें वो गाड़ी और गाड़ी में सवार वो सब लोग मिल जाएं। लेकिन ये लोग एक सिरे से मेले के अंदर रहे और वहां से अपनी गाड़ी पे नजर रखते रहे।
सुरेश बाबू भी जो अब तक पूरे F1 ड्राइवर बने हुए थे, सदमे में थे। उन्हें भी लग रहा था कि अगर आज पकड़ा गया तो अच्छी धुनाई भी होगी, और दूसरा वो इस चिंता में भी थे कि अब उन्होंने जो गाड़ी का नुकसान किया है तो दिल्ली जाकर उसका भी जवाब देना। थोड़ी देर के बाद इन्होंने देखा कि पुलिस वाला अब वहां से चला गया। पुलिस वाले के जाते ही ये सब लोग इकट्ठा हुए। इकट्ठा होने के बाद पहले तो इन्होंने सुरेश बाबू को खरी खोटी सुनाई। सुरेश बाबू से बोला गया कि आपके चलते आज हम इस स्थिति में हैं, दूसरी तरफ आपने गाड़ी का भी नुकसान किया है, तो इसकी भरपाई तो हम नहीं करने वाले। सुरेश बाबू के पास इनके सभी सवालों का जवाब था भी नहीं। दूसरा अहम मुद्दा अब ये था कि यहां से दिल्ली कैसे जाया जाए। चंडीगढ़ शहर के रास्तों के बारे में इन्हें तो कोई जानकारी थी नहीं। दूसरा, इनके जहन में अभी ये शक भी था कि शायद वो पुलिस वाले के पास इनकी गाड़ी का नंबर है। मेले में शायद उसे इनकी गाड़ी नजर नहीं आई, लेकिन सड़क पर जाते ही अपने दूसरे साथियों को वो इनका नंबर बता सकता है या जगह जगह नाकाबंदी की जा सकती है। ऐसे में सबसे बड़ी चिंता अब चंडीगढ़ छोड़ दिल्ली पहुंचने की। कौन सा रास्ता लिया जाए, कैसे चंडीगढ़ को पार किया जाए। अभी ये उधेड़बुन में ही थे कि इनमें से एक साथी ने हमजा को कहा कि क्या जब हम शिमला से निकले थे तुमने सफर की दुआ पढ़ी। हमजा और हमजा के दूसरे साथी सफर पर जब निकलते हैं तो सफर की दुआ जरूर पढ़ते हैं। दिल्ली से निकलते हुए सफर की दुआ पढ़ी गई थी, लेकिन अफरा तफरी के बीच शिमला से निकलते हुए हमजा और हमजा के दूसरे मुस्लिम साथियों ने इस सफर की दुआ पढ़ी नहीं। गौरतलब बात यह है कि सफर की दुआ की याद पीयूष और अमित को अब ज्यादा सता रही। उन्हें लगा कि सुरेश बाबू बचाएं या ना बचाएं, चंडीगढ़ के रास्ते बचाएं या ना बचाएं, दुआ शायद इन्हें बचा ली। दुआ पढ़ने के बाद अब दूसरा सबसे बड़ा जो मामला इन्हें सुलझाना था, वो मामला ये था कि चंडीगढ़ से निकला कैसे जाए। ऐसे में इन सब ने बहुत दिमाग लगाया, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए और सोचा कि हम जिस रास्ते से अभी आए हैं उस रास्ते से तो वापस नहीं जाना, हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा जिससे हमें शहर से बाहर निकले और दिल्ली के रास्ते की ओर जाए। तो उन्होंने आसपास के लोगों से पूछना शुरू किया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिससे भी ये रास्ता पूछ रहे थे वो उसी ओर इशारा कर रहा था जिस ओर से ही आए थे। ऐसे में इन्हें लगा कि अगर हम फिर उसी रास्ते में गए और वहां इंस्पेक्टर साहब बरीरों के साथ खड़े मिले तो फिर तो खैर नहीं। तो इन्होंने आसपास पब्लिक से ये पूछना शुरू किया कि क्या कोई चंडीगढ़ से दिल्ली जाने का दूसरा रास्ता है। साथ ही एक सज्जन पुरुष खड़े थे, तो इन लोगों ने जब उनसे ये पूछा कि दिल्ली जाने का रास्ता, और उन्होंने उसी रास्ते की तरफ इशारा किया, और जब इन्होंने कहा नहीं नहीं हमें इस रास्ते से नहीं जाना है, हम कोई दूसरा रास्ता चाहते हैं, तो सज्जन पुरुष ने काफी शक और शुभे के साथ इनकी ओर देखा। अब आमतौर पर अगर आप इससे बोलेंगे कि मैं उस रास्ते से नहीं जाना चाहता, तो किसी ना किसी तरह की जिज्ञासा तो उस व्यक्ति के मन में होगी। और फिर 6 लोग थोड़े घबराए हुए से टूटी गाड़ी के साथ आपसे पूछ रहे हैं कि हम इस रास्ते से नहीं जाना चाहते, तो पहला शक यही आएगा कि शायद या तो आप कोई एक्सीडेंट करके आए हैं या पुलिस से छुपते हुए फिर रहे हैं। अचानक वाजिद ने पैंतरा बदला और कहा नहीं नहीं अभी हम सेक्टर 17 जाना चाहते हैं, तो आप दिल्ली छोड़िए, हमें सेक्टर 17 का रास्ता बताइए। उसके पीछे की सोच ये थी कि अगर हम किसी दूसरी जगह का रास्ता पूछेंगे तो शायद वो रास्ता दिल्ली के रास्ते से या उस रास्ते से अलग हो जिस रास्ते पे अभी वो पुलिस वाले साहब विराजमान। तो ऐसे में सेक्टर 17 जाकर वहां से पता लगाया जाए और शायद वहां से कोई दूसरा रास्ता निकले। ये तरकीब काम करती।
उस व्यक्ति ने कहा कि चलिए अगर आप सेक्टर 17 जाना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ से बाएं जाइए, यहाँ से दाएं जाइए, और इस तरह से उसने पूरा रास्ता एक्सप्लेन किया। तो इन्हें लगा ये गोटी जो है ठीक फिट हो गई। ये सब लोग गाड़ी में बैठे, उस सज्जन पुरुष का धन्यवाद किया और दुआ के साथ कि अब उन्हें रास्ते में वो पुलिस वाला ना मिले और ये सकुशल सेक्टर 17 से होते हुए दिल्ली की ओर निकल जाएं, गाड़ी में बैठ गए। कुछ एक लेफ्ट और कुछ एक राइट जाने के बाद एक बार फिर हमजा, उनके साथी सुरेश बाबू और अर्टिगा उसी सड़क पर पहुंच चुकी थी जिस सड़क से ये लोग आए थे। चंडीगढ़ शहर एक जैसा दिखाई देता है, चंडीगढ़ शहर की सड़कें भी एक जैसी दिखाई देती हैं, और अगर आप चंडीगढ़ शहर से नहीं हैं तो सिंपल सी लगने वाली ये सिटी आपके लिए काफी कंफ्यूजिंग हो सकती है। उस रास्ते पर ये आ तो चुके थे, लेकिन अभी भी शायद इन्हें इस बात का विश्वास था कि ये यहां से दिल्ली निकल जाए। अचानक इन्होंने देखा कि सामने नाकाबंदी, कुछ पुलिस के बैरिकेड लगे हैं। ऐसा आमतौर पर चंडीगढ़ में आपको देखने को मिलता है। यहाँ कुछ एक सड़कों के ऊपर बैरिकेड लगा ट्रैफिक को संचालित किया जाता है, और अक्सर इस तरह के बैरिकेड पर पुलिस वाले अपनी गाड़ियों के साथ विराजमान भी रहते। संतुलन बना, अपने आप को दिलासा देते हुए इन्होंने गाड़ी की स्पीड कम की ताकि बैरिकेड से जब निकल रहे हो तो किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो, या आगे बढ़ने लगे। मजाक तो तब आया जब बैरिकेड के पीछे वही बलीरो और वही ट्रैफिक इंस्पेक्टर साहब मुस्तैदी के साथ खड़े थे। 6 के 6 लोगों की धड़कन तेज हो गई और सुरेश बाबू की धड़कनें लगभग बंद। दुआ को एक बार फिर याद करते हुए आंखों को भींच ये सब लोग इसी सोच में थे कि अगर अभी हमें उस ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने रोक लिया तो शायद पिटाई यहीं हो जाए। धीरे धीरे करते हुए बैरिकेड से वो गाड़ी निकली। निकलकर वो गाड़ी ठीक उस बलीरो के सामने थी। पुलिस वाले ट्रैफिक इंस्पेक्टर की नजर सड़क पर क्रॉस करने वाली हर एक गाड़ी पर भी थी। ठीक उनकी आंखों के आगे इनकी अर्टिगा, जो सुरेश बाबू मुस्तैदी से चला रहे थे, पार हुई। पुलिस वाले ने दूसरी नजर भर के ना तो उनकी गाड़ी की तरफ देखा, ना ही इनकी गाड़ी को रोका। ये असर इन सब की दुआओं का था, या कहीं ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर का मन बदल गया था, यह आज तक ही राज है। अगर पीयूष, अमित, हमजा और साथियों की माने तो यह असर दुआ का। कहते हैं दुआओं में असर रहता है। शिमला, दिल्ली, चंडीगढ़, सेक्टर 17, अर्टिगा और सुरेश बाबू, ये तो इस कहानी का हिस्सा रही, लेकिन इस कहानी का जो सार है वो ये सार है कि दुआओं में असर होता। तो ये था किस्सा सेक्टर 17। कैसा लगा आपको ये किस्सा हमें जरूर बताएं और बने रहिए किस्से का।